चलिए देखते हैं आज क्या करना है हम लोगों को। एक टॉपिक है हमारा, बड़ा प्यारा सा टॉपिक। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, या ये रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर आप 12th में हैं, अगर आप 12th क्लास में हैं तो भी मैं यहीं से सिलेबस की शुरुआत करता हूं, पढ़ाने की शुरुआत यहीं से होती है हमारी। और अगर मान लो आप सीए फाउंडेशन में हैं तो भी हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी वजह क्या है सुनिए। पहले सीए फाउंडेशन वालों को कवर करते हैं। अगर आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपने एडमिशन लिया है, आपका जब भी एग्जाम होना है, अब मई वाला एग्जाम तो देखिए आगे बढ़ रहा है, नवंबर का अगर आपने अटेम्प्ट देना है या आगे कभी भी आपने अटेम्प्ट देना है, तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूं यहां पे कि आपने 12th में अकाउंट्स को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास अकाउंट्स में 3 तरह की चीजें आएंगी, 3 तरह की चीजें सब इन लोगों के लिए। पहले इन लोगों की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इनके पास अकाउंट्स में 3 तरह की चीजें आती हैं। पहली चीज वो जो इन्होंने 11th में पढ़ाई कर ली है। ठीक है, दूसरी चीज वो जो इन्होंने 12th में पढ़ाई कर ली है, और तीसरी चीज वो जो इनके लिए क्या है, ऑल टुगेदर न्यू है। ठीक है, मानते हैं बात को आप लोग। तो अगर आप 12th जस्ट अभी पास करके और फाउंडेशन में आपने दाखिला लिया है, एडमिशन लिया है, तो आपके लिए सबसे आसान किस चीज को पढ़ना होगा, वो अकाउंट्स के टॉपिक्स हैं जो आप अभी अभी जस्ट 12th में पढ़कर आए हो। ठीक है, वो मेमोरीज आपकी क्लियर हैं, फ्रेश हैं। तो अगर आप उसको कर लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं 2-3 चीजें, जैसे आप ये लगा लो, ये 12th में आपके रहता है, 1 सेकेंड, ये आपके 12th में रहता है पार्टनरशिप। फिर आपका एनपीओ जो है ये आपका 12th में रहता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारे पास एक है कंपनी अकाउंट्स, ये आपके 12th में रहता है। तो अगर हम इन चीजों से शुरुआत करते हैं, अगर हम इन 3 चीजों से शुरुआत करते हैं, तो यहां पे क्या सिचुएशन बनती है कि ये ऑलरेडी हम 12th में पढ़कर आए हैं और अभी सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज फ्रेश है, जो आप अभी 12th के पेपर दिए होंगे, आपने ऑलरेडी इनका कई बार रिवीजन करा होगा, आप इसको पढ़ लोगे और ये फटाफट हो जाएगा। और आपको ये भी फील आएगा कि हमने जो 12th में पढ़ रखा था ये या तो उसके इक्विवेलेंट चलता है, या फिर कहीं ना कहीं उससे आसान है, या तो उसके बराबर है, या फिर उससे आसानी है, उससे ज्यादा मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मानते हैं बात को। तो ये हो गई उन लोगों के लिए। तो हमारा जो यहां पे देखिए आप सीक्वेंस क्या रहेगा पढ़ने का, जो फाउंडेशन के बच्चे हैं उनके लिए सीक्वेंस क्या रहता है, सबसे पहले उनको पढ़ना चाहिए जो वो 12th में पढ़कर आ चुके हैं, क्योंकि वो उनके लिए सबसे रिसेंट है। बिल्कुल। उसके बाद उनको क्या पढ़ना चाहिए कायदे से, जो वो लोग 11th में पढ़ के आए। ठीक है, क्यों, यहां पे देखिए 2 बातें हैं। यहां पे क्या होता है, अच्छा, जब भी आप कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई नई पढ़ाई शुरू करते हो तो कोशिश करिए वहां से शुरू करने की जो चीज आप ऑलरेडी जानते हो। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ठीक है, कोई नई चीज भी है तो भी इसके अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ है जो हम जानते हैं। ठीक है, यहां से आपको इनिशियल जो एक कॉन्फिडेंस मिलने की जरूरत होती है वो आपको मिलेगी, और फिर आगे आप बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद आप सेकंड किस पे आएंगे, आप जो आपने 11th में पढ़ रखा है वो आपके लिए काफी आसान होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए डेप्रिसिएशन है, या फाइनल अकाउंट है, या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, या फिर आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, जो आप लोग अकाउंट्स में पढ़ के आए हो 11th के अंदर। तो आपको हो सकता है आप थोड़ा बहुत भूल गए हैं, लेकिन जब आपको क्या होगा, देखो आप 2-3 बड़े टॉपिक कर लोगे 12th के जो आपने पढ़ रखा है, वो फाउंडेशन में आप कर लोगे कवर, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, चलो हमने अकाउंट्स में काफी सारा सिलेबस कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब आप अकाउंट्स में आएंगे जो 11th में आपकी पढ़ाई होती है, तो वहां पे आपको एक मोरल आपका वो हाई रहता है, और आप उसको आराम से कर सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आप भूलेंगे भी तो वो हम लोग कर लेंगे। और जब ये 2 चीजें कर लेंगे, इसके बाद जो चीजें बचती हैं वो उसको हम तीसरे लेवल पे लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए आपके लिए ये किन लोगों के लिए, जो लोग फाउंडेशन के बच्चे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, इसमें मोस्टली वो चीजें जो आप 11th में कर चुके हैं। ठीक है, ये आप 11th में कर चुके हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस आप 11th में कर चुके हैं, जैसे देखो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह, ट्रायल बैलेंस है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, बीआरएस है, ये आप 11th में कर चुके हो। ठीक है, ये चलो ये आपने नहीं किया, ये आपके लिए थोड़ा न्यू हो जाता है, इन्वेंट्रीज। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। ओके, जो आप तीसरे फेज में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 11th के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज आप 11th के अंदर पढ़ चुके हैं।
सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये आपके लिए हल्का सा न्यू, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई पंगे वाली बात इसके अंदर है नहीं। कंसाइनमेंट ये आपके लिए न्यू रहता है। एवरेज ड्यू डेट छोटा सा चैप्टर है मगर न्यू है। अकाउंट करेंट छोटा सा चैप्टर है मगर न्यू है। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर ये आप पढ़ चुके हैं, कहां पे, ये आप 11th के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये आपका रहता है पार्टनरशिप, एनपीओ और आपका कंपनी अकाउंट्स, ये तीनों है जो आपको 12th के अंदर आप पढ़कर आए थे। तो ये उन लोगों के लिए जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा पढ़ने का सीक्वेंस रहेगा। और जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए एक बात है यहां पे कि आप अगर एनपीओ से शुरुआत करते हैं तो ये एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि देखो क्या होता है आप लोगों के लिए, क्या होता है जब आप पार्टनरशिप में आते हैं तो वहां पे कई सारे टॉपिक एक के बाद एक आते हैं। बेसिक है, फिर गुडविल है, चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, तो एक काफी लंबी हायरार्की चलती है उसकी। फिर अगर आप कंपनी पे भी आते हैं तो वहां पे भी एक काफी कंटिन्यूटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो आप एनपीओ एक ऐसा आइसोलेटेड चैप्टर है जो कि, अच्छा एक बात और यहां पे, जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी एक बात इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई आप ना देखो एनपीओ के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा फ्लेवर मिलेगा दो तीन चीजों का। जैसे आप 11th में सोल प्रोप्राइटर वाला वो पढ़ के आए थे, फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद और विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ कर आए थे, उसका थोड़ा सा आपको फ्लेवर मिलेगा। क्यों मैं कह रहा हूं उसका फ्लेवर मिलेगा, भाई आप जो फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं वो किन लोगों के लिए पढ़ते हैं, जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, और यहां फाइनल अकाउंट किसके लिए पढ़ रहे हैं, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली करना तो दोनों को एक ही काम है। तो आपको हल्का सा फ्लेवर उसका मिलेगा। यानी देखिए इसके अंदर आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, यहां पे आपको जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल आपको जरूरत पड़ेगी फाइनल अकाउंट जो आप पढ़कर आए थे वहां पे, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप पढ़कर आए थे। फिर आपको हो सकता है जरूरत पड़ जाए थोड़ी डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ जाएगी। फिर कुछ लेजर वगैरह, जैसे आपने कैश बुक वगैरह पढ़ा होगा, या कैश अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, कैश अकाउंट या कैश बुक वगैरह, आपको उसकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ जाएगी। तो ये दो तीन चीजें फाइनल अकाउंट के अंदर देखो क्या आपका आता है, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, इसकी आपको जरूरत पड़ जाएगी। तो ये आपको 12th के अकाउंट्स में इंटर करने के लिए एक बढ़िया टॉपिक है जो आपको 11th से 12th पे लेकर आता है, ठीक है। तो अगर आप 12th की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो भी, और अगर आप सीए फाउंडेशन की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो भी, एनपीओ आपके लिए पहला चैप्टर होना चाहिए। ओके, अब देखिए इसमें हम करने क्या वाले हैं, इसको किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता दूं। ये एक बेसिक वीडियो है जो दोनों के लिए रेलेवेंट है, चाहे वो आपका 12th वाले बच्चे हों या फाउंडेशन। लेकिन आगे जो वीडियोस बनेंगे वो 12th वाले बच्चों के वीडियोस अलग बनेंगे, फाउंडेशन वाले बच्चों के वीडियोस अलग बनेंगे, क्योंकि 12th वाले बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई जो होनी है वहां पे मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि वो लोग कुछ भी नहीं जानते एनपीओ के बारे में। तो वहां पे चीजें बहुत ज्यादा फंडामेंटली जो है बेसिक वहां से शुरू होगी चीजें, और वहां पे जो हमारा बुक होगा वो रहता है एनसीईआरटी का मॉड्यूल। लेकिन अगर मान लो आपने 12th पढ़ रखा और आप फाउंडेशन की वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर जो स्टडी मटेरियल होगा वो आईसीआई के द्वारा दिया हुआ स्टडी मैट होगा। देखिए मैं आपको दिखाऊं ये चीज, अगर आप फाउंडेशन के लिए वीडियोस देखेंगे तो आपको इस वाले स्टडी मैट से पढ़ना है जो आईसीआई के द्वारा दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं क्या, अगर आप 12th के लिए पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपका ये टॉपिक रहता है जो सीबीएसई के जो स्टडी मैट है उसके अंदर रहता है, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए तो यहां पे मगर बेसिक जो है फंडामेंटल पहला लेक्चर है वो दोनों के लिए क्या रहेगा, कतई सेम रहना है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसमें हम लोग को करना क्या क्या। अच्छा, यहां पे देखो क्या क्या चीजें रहेंगी आपके लिए, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्या क्या रहेंगे। ये देखो, सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है कि भाई आपको फाइनल अकाउंट का याद रहना चाहिए कि भाई फाइनल अकाउंट हमने जो पढ़ा था लगभग वैसी चीज हम यहां पे भी बनाएंगे। ठीक है, आपने फाइनल अकाउंट में 11th के अंदर क्या क्या पढ़ा था, याद आ रहा है आपको, एक ट्रेडिंग पीएल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट आपने क्यों पढ़ा था, आपने ट्रेडिंग पीएल अकाउंट को पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए कि भाई आपने पूरे साल बिजनेस करा तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ। तो जैसे वहां पे आप ट्रेडिंग पीएल बनाते हो सेम टू सेम वैसे ही आप यहां पे क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस विल बी एज सेम एज ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, दोनों में कोई कतई कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला आप 11 से यहां रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे टीपीएल बनता है। देखो ना, आप यहां पे ट्रेडिंग पीएल जब बनाते थे तो आप इधर क्या लिखते थे, यहां पे आपका रहता था एक्सपेंस डेबिट साइड में, और इधर क्या रहता था आपका इनकम रहता था, याद आ रहा है। और वहां पे तो फिर भी ट्रेडिंग अलग बनता था, पीएल अलग बनता है। जब यहां पे आप इसकी जगह क्या बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो आपको कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सब वैसे ही एक ही में बनता रहेगा बनता रहेगा। अच्छा, वहां ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, नेट प्रॉफिट निकलता था, यहां उसकी जगह सरप्लस निकलेगा। क्या निकलेगा, जिसको हम लोग बोलते थे ना नेट प्रॉफिट, उसका नाम यहां पे क्या हो जाएगा, सरप्लस। जिसको हम लोग बोलते थे नेट लॉस, उसका नाम यहां पे क्या हो जाएगा, डेफिसिट। बात को समझ गए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये आ जाएगी। फिर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट सेम टू सेम जैसी आप बैलेंस शीट वहां पे बनाते थे वैसी बैलेंस शीट यहां पे बनेगी। ऑफ कोर्स एक दो वहां पे अंतर रहेंगे, जैसे मान लो वहां पे आप कैपिटल बोलते थे, यहां उसको कैपिटल फंड बोला जाता है। यहां पे दो तीन टाइप के और फंड्स बनते हैं, एक दो चीजें अलग होती हैं जैसे सब्सक्रिप्शन वगैरह, एक दो आइटम यहां का ना अपना कुछ पिक्युलर आइटम होता है जो कि आपको वहां पे नहीं मिलता यहां। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अर्निंग का मेन सोर्स क्या है, अगर वो मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है तो माल बेचता होगा, सेल्स होती होगी। अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसकी फीस आती होगी। मगर अगर कोई एनपीओ है, ओके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी के लिए काम करता है या फिर रिलीजियस है या चैरिटी, कोई भी इस तरह की चीज है, तो उसके इनकम का जो मेन सोर्स होता है ना वो होता है डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, चैरिटी, वो उसको यहां से पैसे आते हैं। ओके, वो सेल्स नहीं करता बहुत ज्यादा, कोइंसिडेंटली हो सकता है थोड़ा बहुत कर ले, वो एक अलग बात है, बट बहुत ज्यादा सेल्स उसकी नहीं होती, ठीक है। तो यानी यहां पे कुछ कुछ अलग अलग टर्म्स आएंगे, बट अदरवाइज ये दोनों क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। और एक चीज अलग से हमें पढ़नी है, एक अलग से चीज पढ़नी है जिसका नाम क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये क्या है मैं आपको बताऊं, अगर आपने 11th में कैश बुक पढ़ रखा है, सब्सिडरी बुक के अंदर आता था, याद है कैश बुक हमारा, या आपने लेजर वाले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रखा है, कैश अकाउंट पढ़ रखा है, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल वही चीज यहां पे देखने को मिलेगी जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर है। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या रहता है। जैसे जब आप कैश बुक बनाते थे या कैश अकाउंट बनाते थे तो वहां पे क्या होता था, जब भी हमें पैसे मिल रहे हो तो हम लोग उसको यहां लिखते थे, और जब भी पैसे हम खर्च कर रहे हो तो हम लोग उसको यहां लिखते थे, याद आ रहा है। इसका ओपनिंग बैलेंस इधर होता था, क्लोजिंग बैलेंस इधर होता था, याद आ रहा है कुछ भी, ओके। तो डेबिट ये एसेट होता है, कैश क्या होता है, एसेट, इसका इसीलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड में रहता है। याद है ये सब आपको मेरे ख्याल से, कि जो अगर एसेट है तो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस होगा और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस होगा। डियर सीजल हमने पढ़ा था, याद है। एक सेकंड मैं रिमाइंड करा दूं आपको, डियर और सीजल। डियर सीजल का मतलब क्या था कि डेबिट में कौन कौन लोग होते हैं सर, एक तो एक्सपेंस, एक एसेट और एक रिसीवर, याद आ रहा कुछ। और सीजल में कौन लोग होते हैं सर बताइएगा, 3 लोग होते हैं। यानी सीजल मतलब क्रेडिट करना है, सीजल मतलब क्या है, हमें क्रेडिट करना है। किसको किसको क्रेडिट करना है बताएंगे जरा सर। एक तो आपका कौन हो गया, आई से इनकम, एल से लाइबिलिटी, और जी से आपका कौन हो गया, गिवर। याद आ रहा कुछ। तो अगर कैश आपका क्या है, एसेट है, तो इसका मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस किधर होगा, डेबिट वाली साइड में रहेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस किधर होगा, क्रेडिट वाला। तो जैसी चीज आपको यहां दिख रही है, बस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको सेम टू सेम यही चीज दिखाएगा, यही फ्लेवर आपको मिलेगा। आप रिसीट इस तरफ लिख दीजिएगा और पेमेंट जितने होंगे आप उसको क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा। बात समझ में आई। यहां पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है जो हम पढ़ेंगे कि भाई रिसीट और इनकम में क्या अंतर होता है। रुको, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा कि भाई डिफरेंस क्या। यस सर, यस सर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर। डिफरेंस क्या है रिसीट और इनकम में, रिसीट और इनकम में क्या अंतर है। अच्छा, पेमेंट और एक्सपेंस में क्या अंतर है। ओके, ये दोनों कई बार ऐसे आपको दोनों अलग अलग लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे तो आप कई बार हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इन दोनों में क्लैरिटी हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर ही इस बारे में आपसे आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा कि अगर आपको किसी ने रिसीट दे दिया, आपको किसी ने क्या दे दिया है, रिसीट, तो क्या आप वहां से इनकम तक पहुंच सकते हैं, या वाइस वर्सा अगर किसी ने आपको इनकम दे दिया तो आप रिसीट तक पहुंच सकते हैं। और
अगर किसी ने आपको क्या दे दिया, पेमेंट दे दिया, तो क्या आप वहां से एक्सपेंस तक जा सकते हैं? या किसी ने आपको एक्सपेंस दे दिया तो क्या वहां से आप पेमेंट तक जा सकते हैं? ठीक है, तो इसको बहुत बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे हम लोग। और ये वीडियो भी क्या रहेगा, ये जहां पे हम लोग रिसीट और इनकम और पेमेंट और एक्सपेंस को डिस्कस करेंगे, वो भी हमारा कॉमन वीडियो रहेगा। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वहां पे कॉमन वीडियोस रहेंगे। जहां पे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वो वीडियोस हमारे क्या हो जाएंगे, अलग, क्योंकि वो अलग अलग बुक से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ओके। हाँ, फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, अगर 12th के किसी स्टूडेंट की इच्छा हो कि वो फाउंडेशन का वीडियो भी देखना चाहता है तो आराम से देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फाउंडेशन के किसी बच्चे को अगर मन करे कि भाई हम 12th की वीडियो देखें, तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आप वो ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ओके ओके, चलिए। फिर हमारे पास एक चीज क्या आनी है यहां पे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसका मतलब क्या होता है? देखो, मैंने अभी आपको एक बात बोली कि एनपीओ जो चलता है वो लोगों के डोनेशन से चलता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक चैरिटेबल क्लिनिक है। एक कौन है? चैरिटेबल क्लिनिक। चलो हम इसको मिटा दें, यहां पे एक चैरिटेबल क्लिनिक बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक हमने क्या बनाया है, चैरिटेबल क्लिनिक, जहां पे हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारे पास है गरीब लोगों के इलाज के लिए हमने बनाया, और यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं वॉलेंटरली, वो यहाँ पे सर्विस देते हैं अपनी, और ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखो, जाहिर सी बात है, जब हम लोगों का इलाज करते हैं हम उनसे बहुत ज्यादा फीस तो नहीं ले सकते, तो हम उनसे फीस के तौर पे क्या ले लेते हैं, किसी से 5 रुपए, किसी से 10 रुपए, 10 रुपए का कूपन होता है या 5 रुपए का कूपन होता है, और हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। मगर यहाँ पे खर्चे तो बहुत सारे होते होंगे, जाहिर सी बात है, यहाँ पे खर्चे बहुत सारे होते होंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या इतने खर्चों को चलाने के लिए ये 10 रुपए और 5 रुपए की फीस काफी रहेगी क्या? नहीं। तो इनको रन होने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी लोगों से क्या लेने की? डोनेशन लेने की। डोनेशन, देखो बहुत जो भी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस से जो भी लोग काम करते हैं, चैरिटेबल या, देखो दो चीजें आती हैं, चैरिटेबल या रिलीजियस, इन दो पर्पस से जो लोग काम करते हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं आते। उनको क्या करना पड़ता है? लोगों से डोनेशन लेना पड़ता है। अब या तो वो पब्लिक से डोनेशन लें या फिर वो गवर्नमेंट से डोनेशन लें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डोनेशन पे डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप सामान बेच नहीं रहे हो। ठीक है, आप सामान बेच नहीं रहे हो, तो क्या होता है यहां पे देखो, अब डोनेशन भाई कई तरीके से लोग दे सकते हैं। डोनेशन पे आते हैं, देखो डोनेशन या जो भी आपको पैसा लोग देकर गए वो दो तरीके से दे सकते हैं, या तो जनरल, या तो क्या, जनरल या स्पेसिफिक। जनरल या स्पेसिफिक, समझ रहे हैं? अभी देखिए इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाऊं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आपके नियर बाई एक लाइब्रेरी खुली हुई है, एक लाइब्रेरी, और ये कैसी लाइब्रेरी है सर? ये है चैरिटेबल लाइब्रेरी। कैसी लाइब्रेरी है ये? चैरिटेबल। ठीक है, अब ये चैरिटेबल लाइब्रेरी का क्या मतलब हुआ? यहां पर 5 रुपए या 10 रुपए या 15 रुपए या 50 रुपए महीने में ये आपको बैठने के लिए जगह अवेलेबल करा रहे हैं। फिर आपके पास न्यूज़पेपर्स होता है और पंखे वंखे लगे होते हैं। एसी तो मुश्किल है चैरिटेबल लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन पंखे वंखे लगे हैं, पीने का पानी मिल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है। एक बच्चा यहां पर आया और उसने यहां पे ऐसे अपनी पढ़ाई पूरी करी। वो यहां पे आता था, रोज आकर पढ़ता था, 20, 25, 50 रुपए वो देता था, और उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। और मान लो वो पढ़ के सीए बन गया। ठीक है, वो पढ़ के सीए बन गया, और जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई आपके ये सीए बनने के पीछे कौन कौन लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है, तो उसने बोला मेरे पेरेंट्स, ऑफ कोर्स मेरे टीचर्स हैं, बट ये लाइब्रेरी का भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मेरे घर में जहां पे मैं रह रहा था वहां पे इतना अच्छा माहौल नहीं था। ठीक है, वहां गर्मी लगती थी, या लोगों के लिए वहां पे ज्यादा लोग थे, वहां पे शोर था, कुछ भी रीजन कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे, या फिर मेरे फ्रेंड्स जो जिनके साथ मैं रह रहा था वो जॉब करने वाले थे, तो उनका पढ़ाई के प्रति ओरिएंटेशन उतना नहीं था, तो मैंने ये लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। अभी जब वो सीए बन गया तो वो इस जो लाइब्रेरी है इसके मैनेजर के पास आया, और इस मैनेजर को आकर के उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या बोला कि सर आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल, जो आपने ये लाइब्रेरी चलाया, बहुत फायदा हुआ मुझे, और अभी मैं चाहता हूं कि मैं 5 लाख रुपए आपको डोनेशन देके जाऊं। अब बताइए, ये 5 लाख रुपए डोनेशन कोई वो फीस नहीं दे रहा। ठीक है, ये वो लाइब्रेरी की फीस थोड़ी ना है,
ये वो वॉलेंटरली दे रहा है डोनेशन के तौर पे। अब मुझे ये बताइए, ये जो चार्टर्ड जो 5 लाख रुपए दे रहा है किसको, इस मैनेजर को, ये 2 तरीके से दे सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है, ये लीजिए 5 लाख रुपए और जिस चीज में आपकी इच्छा हो उस चीज में खर्च कीजिए। आपको लाइब्रेरी की बिल्डिंग ठीक करानी हो, बिल्डिंग ठीक कराइए। आपको लाइब्रेरी में एसी लगवाना हो, एसी लगवाइए। आपको लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी क्या करनी हो, बुक्स खरीद के लगानी हो, आप बुक्स खरीद के लगाइए। ठीक है, आपको जो मन में आए करिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल डोनेशन। लेकिन 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 उस सीए को एक बहुत बड़ी दिक्कत आती थी जब वो इस लाइब्रेरी में बैठता था। क्या दिक्कत आती थी, उसको ना गर्मी बहुत लगती थी। ठीक है, उसको हमेशा दिक्कत आती थी, उसको गर्मी बहुत लगती थी। लेकिन बेचारा उस समय गरीब था तो वो इसके लिए कंप्लेन कर नहीं पाता था। उसने क्या बोला इस लाइब्रेरी के मैनेजर को कि भाई मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये जो मैं 5 लाख रुपए आपको दे रहा हूं, इस 5 लाख रुपए से आप इस लाइब्रेरी के अंदर क्या लगाइए, आप कम से कम आप क्या करिए, 10 तो यहां पे आप क्या लगवा दीजिए, एयर कंडीशनर, 10 एसी आप लगवा दीजिए। ठीक है, अलग अलग जगहों पे, ताकि जो गरीब बच्चे भी आए उनको भी यहां बैठ के वो शांति से, सुकून से, तसल्ली से पढ़ सके, उनको गर्मी का एहसास ना हो। ठीक है, या वाटर कूलर लगवा दीजिए, या इस तरह की कोई भी चीज उसने बताई। बताइए मुझे दोनों डोनेशन में अंतर क्या है। पहले डोनेशन में जब डोनर ने पैसे दिए तो उसने साथ में कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगाई। जनरल डोनेशन जब होता है तो उसमें कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होता कि भाई इसको यूज कैसे करना है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होता। किसमें, जनरल वाले डोनेशन में। लेकिन अगर मान लीजिए स्पेसिफिक डोनेशन है तो वहां पे तो स्पेशल कंडीशन है कि आप इसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी चीज में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। बात आपके समझ में आ रही है। तो क्या होता है, अब आराम आराम से चलो, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। होता क्या है कि जब आप स्पेसिफिक कंडीशन के साथ किसी को कोई डोनेशन देते हैं तो वो आदमी अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता। अभी 5 लाख रुपए मैंने एसी खरीदने के लिए सपोज करो लाइब्रेरी को दे दिए, तो लाइब्रेरी के मैनेजर की जिम्मेदारी है, लाइब्रेरी के मैनेजर की क्या है, जिम्मेदारी है। मैंने आपको एक बात बताई थी 11th में, जो लोग पढ़ के गए थे या 12th में पढ़ के गए तो उनको एक बात अच्छे से याद है कि जब हमें कहीं से पैसे मिलते हैं तो उनकी शक्ल 2 ही हो सकती है, या तो उस पे हमारा हक है या उस पे हमारा हक नहीं है। अगर उस पे पूरी तरह से हमारा हक है तो वो इनकम की शक्ल लेकर आता है। अगर हमें कहीं से भी क्या मिल रहा है, रिसीट, हमें क्या मिल रहा है, रिसीट मिल रहा है, और अगर उस पे हमारा पूरा पूरा हक है तो वो इनकम की शक्ल लेकर आता है। और अगर उस पे हमारा हक नहीं है तो फिर वो बताएंगे किसकी शक्ल लेकर आता है, वो आता है शक्ल लेकर किसकी, लायबिलिटी की। याद है, ये चीज याद आ रही है, लायबिलिटी। ओके, तो यानी जब भी रिसीट होता है, ये सिक्का है, ये देखो, ये एक मिनट, ये सिक्का है, सिक्के के एक तरफ अगर क्या लिखा हुआ है कि ये रिसीट है, हमें पैसे कहीं से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ होगा कि या तो इनकम की वजह से मिल रहे हैं या लायबिलिटी की वजह से मिल रहे हैं। समझ गए बात को। तो इसीलिए याद है हम लोग रिसीट को डेबिट करते हैं तो इन दोनों में से किसी एक चीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर है, क्लियर है ये बात सबको। तो देखिए अब क्या है, यह फंड बेस्ड अकाउंटिंग को समझते हैं हम लोग, जिसके लिए हमने डिस्कशन चालू किया। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि जो आपको रिसीट मिला है किस चीज का, डोनेशन का, अगर वो डोनेशन का रिसीट आपके लिए कंडीशनल है, वो अनकंडीशनल नहीं है, उस पर कंडीशंस लगे हुए हैं, तो वो इनकम नहीं कहला सकता, वो क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। क्योंकि वो क्या है, कंडीशनल रिसीट है। वो क्या है सर, वो कंडीशनल रिसीट है। ठीक है, और जब वो लायबिलिटी बनता है, जब वो इनकम रहता है तो वो ट्रेडिंग पीएल में जाता है, जो हम लोग यहां पे ट्रेडिंग पीएल की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेजेंगे। जैसा ट्रेडिंग पीएल होता है वैसा ही कौन होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन लायबिलिटी को कहां भेजते हैं, आपको तो याद होना चाहिए, वो जाता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड, वो यहां पे लिखा जाता है। और यहां पे जो उसको लिखते हैं, इस पूरी घटना को, ये पूरा जो हमने काम किया कि भाई कोई रिसीट है वो कंडीशनल है, कंडीशनल रिसीट को हम इनकम नहीं मान सकते, उसको लायबिलिटी मानना होता है, और लायबिलिटी मान के हम उसको कहां ले जाते हैं, बैलेंस शीट में ले आते हैं। तो और उसको एक अलग अकाउंट में डालते हैं, उसके लिए एक अलग लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। यानी आपको जो ये फंड मिला है वो जनरल पर्पस से नहीं मिला, ये किस पर्पस से मिला है, किसी खास मकसद से मिला है।
और आपको उसी काम में इस्तेमाल करना है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें भी दो तीन चीजें आती हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग कई बार किसी एसेट के लिए भी होता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग कई बार किसी प्राइज वाइज देने के लिए होता है, और कई बार कोई टूर्नामेंट कराने के लिए होता है। कई तरह के, जैसे किसी ने, अब मान लो कोई, सपोज करो फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट क्लब है, चैरिटेबल लेवल पे चल रहा है, किसी कोई बच्चा वहां से क्रिकेट खेलकर सीख कर गया और आगे चल करके बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया, और उसने आकर के 20 लाख 25 लाख रुपए दे दिए, 50 लाख रुपए दे दिए। तो अब उस 50 लाख रुपए से वो 2-3 काम करवा सकता है। क्या वो बोलेगा सर इससे मैच करवाओ, ये भी हो सकता है। वो बोल सकता है सर इससे प्राइज बंटवाओ, ये भी हो सकता है। वो बोल सकता है कि सर आप इससे क्या करो, एक पेविलियन बनवाओ, ये भी हो सकता है। या फिर वो हो सकता है बोले 50 लाख रुपए रखो, जो मन में आए वो करो। तो अगर 50 लाख रुपए से उसने बोल दिया जो मन में आए करो, तब तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं है ये, तब ये इनकम है। लेकिन अगर उसने 50 लाख के साथ कोई कंडीशन रख दी तो आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग यहां पे पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अगली चीज देखिए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वैसे तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मगर ये बहुत फंडामेंटल चीज है कि भाई रिसीट इनकम में क्या अंतर है और पेमेंट और एक्सपेंस में क्या अंतर है। फिर कुछ कुछ आइटम्स होती हैं जो हमें तकलीफ देती हैं कि भाई वो इनकम है या लायबिलिटी है। कुछ चीजों में हमें समझ में नहीं आता ये इनकम है कि लायबिलिटी है, क्योंकि अगर इनकम है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। देखो भाई, पहली बात तो इनकम एक्सपेंडिचर से कंफ्यूज मत होना। इनकम एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट है। प्लीज, तो पहले इस पे तो कंफ्यूज मत होना आप। तो अगर ये इनकम है तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, और लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो अभी हम कुछ कुछ चीजों में ना बड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं कि भाई ये फलानी चीज जो है ये इनकम एक्सपेंडिचर वाली चीज है या फिर ये बैलेंस शीट। यानी देखो, इनकम जाने का मतलब, मेरे ख्याल से आप लोग काफी समझदार हैं, आप लोग को मालूम है इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू आइटम। रेवेन्यू आइटम इनकम में चली जाएगी, और कैपिटल नेचर की आइटम है तो वो कहां जाएगी, आपकी लायबिलिटी के तहत वो बैलेंस शीट में जाएगी। तो कुछ चीजों में हम लोग कंफ्यूज इसमें होते हैं कि सर ये रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल नेचर की आइटम। जैसे मान लो कोई डोनेशन मिला, कोई एंट्रेंस फी मिला, कोई हमें क्या बोलते हैं उसको, लेगेसी का पैसा मिला, किसी की वसीयत के पैसे मिले, है ना। कोई हमारा कोई बंदा है वो उसकी डेथ हो गई और उसने अपनी सारी संपत्ति हमारे जो ट्रस्ट है, हमारा रिलीजियस या चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशन है उसके नाम करके वो चला गया। तो भाई ये चीजें रेवेन्यू नेचर की हैं या कैपिटल नेचर की हैं, हम लोग इस पे दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। अगर रेवेन्यू नेचर की हैं तो चुपचाप उठा करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज इनकम डाल दो। अगर कैपिटल नेचर की हैं तो उठा के कहां ले जाओ, इसको बैलेंस शीट में ले जाओ, लायबिलिटी की तरह ट्रीट करो। ठीक है, जब आएंगे तो इस पे हम लोग तसल्ली से इसको भी देखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, अरे वाह वाह वाह, ये भी बहुत अच्छी चीज है। सर कोई इनकम या कोई एक्सपेंडिचर का लेजर कैसे खोला जाता है, कोई इनकम या कोई एक्सपेंडिचर का लेजर कैसे खोला जाता है। और इनकम भी ऐसी खतरनाक इनकम है जिसका कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, बताओ। जबकि इनकम में हमें मालूम है कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, लेकिन यह ऐसी खतरनाक इनकम है या ऐसा खतरनाक एक्सपेंस है जिसका ओपनिंग बैलेंस भी है, जिसका क्लोजिंग बैलेंस भी है। ये जानते हो कब काम आएगा, जब आपको रिसीट गिवन होगा, इनकम निकालनी होगी, या जब इनकम गिवन होगी और रिसीट निकालना होगा, तब ये काम आता है। या आराम से सुनिएगा, मैं आपको लिख के देता हूं, ये चीज मैं आपको लिख के देता हूं। ये काम कब आएगा, ये काम तब आता है जब इनकम गिवन होगा और आपसे क्या मांगा जाएगा, सॉरी, इनकम गिवन होगा और आपसे क्या मांगा जाएगा, हमें रिसीट बताओ। खैर अभी तो आपको यही नहीं मालूम कि इनकम और रिसीट में क्या अंतर होता है, बट फिर भी ठीक है, आपको या तो ये पूछा जाएगा भाई इनकम हमने दे दिया आप रिसीट बताओ, या फिर रिसीट हमने दे दिया आप इनकम बताओ। वहां पे ये वाला आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा। या फिर आपको एक्सपेंस दे देंगे वो, और आपको क्या बोलेंगे, हमें पेमेंट बताओ, या पेमेंट दे देंगे और क्या बोलेंगे, हमें एक्सपेंस बताओ। वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा, हाउ टू ओपन इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट हैविंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। जिसमें जो बच्चे अभी 12th पास करके इसमें जा रहे हैं फाउंडेशन में, उनको मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं सर, OIA ARO, याद आ रहा है कुछ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं ना, OIA, याद आ रहा है कुछ भी, OIA ARO, ठीक है चलो। और भाई प्लीज जो बच्चे 12th पास करके जो फाउंडेशन जा रहे हैं, प्लीज लाइटली मत लेना यार। क्यों लाइटली मत लेना, मैं इसमें डाउट नहीं कर रहा कि आपके लिए आसान है, बिल्कुल आसान है, कतई आसान है। लेकिन अगर ये आसान है
तो नंबर उठा लो ना। अगर ये आसान है तो इसको कछुआ समझने की भूल क्यों करें हम इसको कछुआ समझ लें और समझ के हम आधे रास्ते में सो जाएं। देखो फाउंडेशन के बच्चे गलती क्या करते हैं मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। फाउंडेशन के बच्चे गलती कहां पे करते हैं, जो चीज आसान है, जो वो 11 12 में पढ़ के आए उस पर वो ध्यान नहीं देते। क्यों? वो कहते हैं ये तो हमें आता ही है। और जो चीज वो 11 12 में पढ़ के नहीं आए हैं उससे वो डरते रहते हैं कि ये तो हमें आता ही नहीं है। अरे एक बात बताओ, जो चीज तुम्हें आती है वो तुम पढ़ नहीं रहे, जो चीज तुम्हें नहीं आती तुम उससे डर रहे हो, तो तुम पढ़ोगे क्या? मुझे ये बताओ। है मैथ से तुम डर रहे हो, लॉ से तुम डर रहे हो, इसमें क्या होगा कि नहीं होगा, या जो भी चीजें इंग्लिश जो बीसीआर है उससे तुम डर रहे हो, और जो अकाउंट जो तुम्हें आता है, जो तुम्हें मालूम है, उसको तुम ठीक से पढ़ नहीं रहे। समझ रहे? तो बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलिए। फाउंडेशन मुश्किल नहीं है, फोकस्ड रहेंगे तो फटाफट एक अटेम्प्ट में निकलने वाली चीज है। प्लीज बिलीव करिएगा इस बात को। ठीक है सर। तो जो बच्चे जानते हैं सिर्फ उनके लिए अभी कि भाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है, जब हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट याद आए जिन बच्चों को OIAARO, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, एडवांस ओपनिंग, एडवांस क्लोजिंग, इधर इनकम और इधर रिसीट, खत्म मामला। जो बच्चों जान रहे हैं इस बात को उनको मालूम है, जो नहीं जान रहे वे रट्टा मार लो बैठ के। किस बात का रट्टा मार लो? ओ आइए। किसी को बुलाते हैं नहीं दूर से तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओ आइए। तो OIAARO, अब ARO का कुछ अपने से बना लेना। ठीक है, ओके सर। चलो एक चीज हमने ये भी देखी। अभी वैसे मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, अभी हमें समझ में कुछ नहीं आएगा कि भाई क्या पढ़ना है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें यहां पे देखना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, फिर तो एक करके देखेंगे ही ना भाई, मैं चैप्टर खत्म थोड़ी ना कर रहा हूं। ये क्या है भाई, ये क्या है? ये ओए होए होए, खतरनाक चीज, खतरनाक चीज, ये तो खतरनाक चीज है, कतई खतरनाक जहर है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू अकाउंट्स, यानी क्रेडिटर भी रहेगा और इन्वेंट्री भी रहेगा। ये भी बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी प्यारी चीज है। ठीक है, तो वैसे मैं एक बात बोलूं आपको, मैं सजेस्ट ये करता हूं यहां पे कि ना जो बच्चे फाउंडेशन वाले भी हैं, मैं उनको भी ये सजेस्ट करता हूं कि ना आप 12th वाली जो आपके पास बुक है उसको भी एक बार जरूर गो थ्रू करना, क्योंकि वहाँ पे जितनी डिटेल में चीज़ें दे रखी हैं उतने डिटेल में चीज़ें आपको आपके CA मॉड्यूल के अंदर नहीं है। यहाँ पे CA मॉड्यूल में वो लोग मान के चलते हैं कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो वो काफ़ी उसको ब्रीफ में लेकर के निकल जाते हैं। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, डाउट है, आप अपनी टेक्स्ट बुक रेफर करिए जो आपने 11th या 12th में पढ़ाई करी थी। ये थ्रू आउट अकाउंट जो हम लोग पढ़ेंगे, थ्रू आउट अकाउंट्स ये चीज़ें आपको आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ टू अकाउंट्स क्या होता है? क्रेडिटर प्लस इन्वेंट्री। यहां पे भी अगेन मैं ये बात बोल रहा हूं, अगेन 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 कि भाई ये चीज भी कौन समझेगा इसको? जो 12th पढ़ के आ रखा है उसको मालूम है कि भाई एक तो क्या होता है, यहां पे जेड आकृति बनती थी। एक हमारा होता था कौन? सप्लायर अकाउंट बनता था पहले, सप्लायर अकाउंट, और एक हमारा क्या बनता था? स्टॉक अकाउंट। ठीक है, और यहां पे एक जेड जैसी आकृति बनती थी, ये ऐसे ऐसे करके, और ये हमारा काम बनता था। इसको भी करेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये तो इस लायक है कि इस पे अलग से क्वेश्चन आ जाए, ये इस लायक है। ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है सर? समझ में तो कुछ भी नहीं आया हमें। ठीक है, जो बच्चे अभी 12th वाले कहेंगे क्या ठीक है, इतनी देर से चल क्या रहा है, समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो भाई आपको भी समझ में नहीं आएगा, आपको भी समझ में आने की जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ ये देख लो भाई, हल्के में लेने वाली चीज नहीं है, बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, और लेकिन अभी समय है हमारे पास, खाली खाली बैठे हैं, बैठ के बोर हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बोरियत में ये चैप्टर निकाल लो, बढ़िया रहेगा, फायदे में रहोगे। ओके, और उसके बाद क्या है भाई, एक चीज क्या, हाँ एक ये बढ़िया चीज आ गई हमारे पास। एक देखो, एक सिंपल क्वेश्चन होता है। कौन सा क्वेश्चन होता है? एक सिंपल क्वेश्चन होता है। सिंपल क्वेश्चन क्या होता है कि जिसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये 90% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट का मतलब क्या होता है? कैश अकाउंट गिवन होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट वगैरह गिवन होगा। ठीक है, और आपको ये क्या बोलेंगे कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब ट्रेडिंग पीएल, और क्या बना दो? एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दो, और कुछ एडजस्टमेंट्स भी होंगे। चलो और क्या बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन होता है। और अगर थोड़ा सा अगर वो आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं आपको एक बात बोलूं, देखो ऐसा कुछ ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं है, लेकिन क्या होता है देखो,
मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, एक छोटी सी बात समझो एग्जाम्पल से। मैं आपको बोलूं A to Z सुनाओ, आप फटाफट सुना देते हो कि नहीं? ABCDFGH करके टक 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 जेड तक पहुंच जाते हो। मैं आपको बोलूं आप एक काम करो, Z to A सुनाओ मुझे, देखो चीज तो वही है, चीज तो वही है, लेकिन अपसाइड डाउन हो जाता है ना, तो चीजें क्या होता है, आपको दिमाग पे जोर देना पड़ता है, आपको दिमाग पे थोड़ा तो जोर देना पड़ता है, ठीक है? तो बस आपको मालूम है, लेकिन थोड़ा संभल संभल के चलना होगा। अब मैंने आपको बोला, मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बोला 9 का टेबल सुनाओ, तो आप बोलोगे ठीक है, ऐसे ऐसे चलते चले गए आप, जो भी आप चलते चले गए 90 तक पहुंच गए। लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप 9 का टेबल सुनाओ अपसाइड डाउन, यानी आप कहां से शुरू करो, 90, फिर क्या आता है 81, फिर जो भी आता है 72, जो भी आता है, और यहां से करते करते 9 तक पहुंचो, तो आपको वहां पे तकलीफ आएगी, थोड़ी तो देखो तकलीफ आएगी, ठीक है? तो बस वही चीज है, आप इसको समझो ये सीधा टेबल है और ये उल्टा टेबल है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है और वो आपसे क्या पूछेंगे, रिसीट एंड पेमेंट, और इसके अलावा फिर भी हो सकता है कोई एक दो गो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हो, ठीक है? और कुछ मिसलेनियस एंड अदर टॉपिक्स हैं जो कि रहेंगे। तो देखिए खैर खैर खैर, अब एक बार इन बातों को, सारी बातों को समझें। अच्छा देखो कहां कहां पे से अलग अलग क्वेश्चंस भी बनते हैं। फंड बेस्ड अकाउंट पे अलग से छोटा मोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, ओके 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 ओके। इस पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट या कोई अदर एक्सपेंडिचर अकाउंट पे एक छोटा मोटा सा क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है? इस पे ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू अकाउंट, क्रेडिटर एंड इन्वेंट्री, इस पे एक छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है, और ये तो फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है, ठीक है? आपको अब ध्यान से सुनिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको थोड़े थोड़े से दिमाग में होने चाहिए, आपको यहां पे उसका काफी फायदा मिलेगा। एक तो आपके दिमाग में होना चाहिए थोड़ा बहुत फाइनल अकाउंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल क्या जी, स्टेटमेंट्स, जो आपने पढ़ रखा था कहां, 12th में, नहीं 11th में आपने पढ़ रखा था, विद एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स, जिसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। और इसकी जरूरत पड़ेगी एक, अगर आपने थोड़ा बहुत भी डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़ रखा होगा तो वो आपके काम आ जाएगा, जिसमें हम लोग क्या बनाते नहीं होता है, एक एसेट अकाउंट बनता है जिसमें ओपनिंग बैलेंस यहां होता है, क्लोजिंग बैलेंस यहां होता है, एसेट खरीदोगे तो यहां होता है, डेप्रिसिएशन लगाओगे तो यहां होता है, एसेट बेचोगे तो यहां होता है, लॉस ऑन सेल होगा तो यहां होगा, याद आ रहा है कुछ भी, प्रॉफिट ऑन सेल होगा तो यहां होगा, और ये लेजर चुपचाप से अपना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये दो तीन चीजें अगर आपके दिमाग में हैं तो बस आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब फाइनली बस एक बार देख लें, ठीक है? इन चीजों को जरा सा देख लें कि भाई ये 12th वाली बुक में क्या क्या दे रखा है इन्होंने, और फाउंडेशन वाली बुक में क्या क्या दे रखा है। चलो देखें क्या क्या है। ये देखो, ये प्यारा सा टॉपिक हमारा, ओके, यहां पे कुछ कुछ बोल रहे हैं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीओ, ठीक है पढ़ लेंगे भाई, कौन सी जल्दी में। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब अरे नॉन प्रॉफिट है तो बिना प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जब एनपीओ है, प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहा, तो इसको इतने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है? ये भी सवाल तो दिमाग में आएगा, भाई तू प्रॉफिट के लिए काम कर रहे, बुक्स ऑफ अकाउंट बना, प्रॉफिट बांटना है, ये दुनिया भर की बातें हैं। जब सब प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहे, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो बुक्स बनाने की क्या जरूरत है? भाई एक बात देखो, हमारे घर में जो होता है, घर पे मम्मी जो है घर को मैनेज करती हैं, या जो भी पापा ही मैनेज करते हैं, या भाई बहन हमारे वो मैनेज करते हैं, ठीक है? तो वहां पे तो कोई प्रॉफिट मोटिव किसी का नहीं है, मम्मी घर पे खाना बना रही हैं, पापा घर को मैनेज, जो भी जो सब लोग मिल करके, पेरेंट्स मिल के मैनेज कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, घर पे हिसाब रखा जाता है नहीं रखा जाता है ना? दूध वाले का हिसाब रखा जा रहा है, राशन का हिसाब रखा जा रहा है, गैस किस दिन लगा था और किस दिन तक, कितने दिनों तक चला उसका हिसाब रखा जा रहा है। इस बार गैस कम चला, इसका मतलब या तो हमने खाना ज्यादा खा लिया, या चाय ज्यादा बार पी ली, या गैस वाले ने गैस में चोरी कर ली। देखो नॉन प्रॉफिट होने का यह मतलब नहीं आप हिसाब किताब ही रखना बंद कर दो, ठीक है? कोई मंदिर है, मंदिर जैसे मान लो कोई मंदिर है, मंदिर कैसा होता है, ये ऐसा होता है ना, मंदिर ऐसे करके होता है मंदिर, ये ऐसे करके मंदिर है, ठीक है? कोई मंदिर है, अभी मंदिर के अंदर क्या है भाई, देखो यहां पे नो डाउट ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन यहां कई सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे मंदिर प्रसाद बेचते हैं कई बार। ऑफ कोर्स वो प्रसाद बेचने का मकसद क्या है कि वो मंदिर में ही खर्च करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग एक्टिविटी तो हो रही है ना, ट्रेडिंग एक्टिविटी तो हो रही है, मुनाफा तो कमाया जा रहा है। ऑल्दो वो मुनाफा खर्च करेंगे मंदिर के पर्पस में, मगर मुनाफा तो कमाया जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो
जब इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है, या फिर मंदिर में लोग डोनेशंस दे रहे हैं, है ना, कोई आके 2000, कोई 5000, कोई कितना भी, कोई 20 रुपए में मांग रहा है, भगवान से पता नहीं क्या 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 मांग के जा रहा है, भगवान पास करा देना, भगवान शादी करा देना, भगवान पता नहीं हमें प्रधानमंत्री बना देना, पता नहीं क्या बना देना, ये लो 5 रुपए। तो कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई 5000 रुपए दे रहा है, कोई 5 लाख रुपए भी दे रहा है। अब देखो पूरे दिन में मंदिर में कितने, मतलब लाखों लाख रुपए आ जाते हैं। आप बताओ, जहां इतने पैसे आ रहे हो वहां अगर हिसाब किताब मेंटेन नहीं करोगे भाई, एक बात बताओ, भगवान तो वो मंदिर के वो अंदर बैठे हैं ना, लेकिन उनके चारों तरफ तो इंसान ही बैठे हैं ना। तो अगर आप हिसाब नहीं रखोगे, तो अगर वहां पे कोई अगर ये करने पे आ गया कि भाई उसके मन में बेईमानी आ गई, तो फिर आप क्या करेंगे। तो हिसाब किताब रखना हर जगह के लिए जरूरी होता है। और एक और बात बताऊं, एक छोटी सी आपको बताऊं कि देखो मंदिर होते हैं ना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जो भी ट्रस्ट होते हैं वगैरह वगैरह, वहां पे ना सरकार उनसे टैक्स नहीं लेती, सरकार उनको टैक्स में छूट देती है, ठीक है। मगर सरकार की एक शर्त होती है, भाई हम छूट तुम्हें देंगे, लेकिन तुम हमें साबित करके बताओ कि तुम्हें जितना डोनेशन वगैरह मिल रहा है, तुम इसको चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस में इस्तेमाल भी करते हो कि नहीं करते, या अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हो। बात समझ में आई, ठीक है। तो भाई उनको कैसे वो साबित करें, बताओ कि नहीं नहीं हम तो जी चैरिटेबल काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा, समझ गए। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ एनपीओ वगैरह, ठीक है, पढ़ते रहेंगे हम लोग, सारी डिटेल में चीज आए। देखो कितनी प्यारी चीज मिली सर। इस पे क्या क्या बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है जी, समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। मैंने क्या बोला था आपको कि भाई वो कैश बुक, बैंक बुक नहीं होता, कैश बुक होता है जिसके अंदर कैश कॉलम बैंक कॉलम होता है, या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, बस वैसा ही है। ओके ओके ओके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग पीएल की तरह होता है भाई, और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट की तरह होता है। अच्छा, बैलेंस शीट के बारे में बताया, अच्छा छोड़ो, नहीं बताया तो नहीं बताया। फिर आगे बहुत सारी चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, हाँ जी ठीक है, एक्सप्लेन करते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन देखेंगे भाई बड़े प्यार से, है ना, एक एक क्वेश्चन बड़े प्यार से देखना है। रिसीट पेमेंट कैसे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कैसे जाते हैं। ओके चलो, तो बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे। और यहां पे देखिए, यस ये देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, जो सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल के अंदर इन्होंने दे रखा है। देखें इसमें क्या है, फिर देखो यही बात कह रहे हैं, नहीं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इक्विवेलेंट टू कैश बुक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इक्विवेलेंट टू ट्रेडिंग पीएल, और बैलेंस शीट इक्विवेलेंट टू बैलेंस शीट। मजा आ गया। ओके मैंने आपको बोला था ना कुछ पेक्युलियर आइटम्स होते हैं, कुछ अलग से आइटम होते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। याद आ रहा है पॉइंट कौन सा था जो भी हमारा, एक सेकंड रुको ना, अभी बताता हूं मैं आपको पॉइंट कौन सा था। पॉइंट था हमारा, एक सेकंड, ये देखो कि भाई इसको इनकम माने या लायबिलिटी माने, याद आ रहा है, सम पेक्युलियर आइटम्स। ये देखो ये वाला पॉइंट था ना कि भाई इसको इनकम माने या लायबिलिटी माने। देखो यहां पे इन्होंने बताया भी हमें, ये देखो कहां पे, यस सर ये देखिए डोनेशन, सर डोनेशन को क्या माने, एंट्रेंस फी क्या माने, एडमिशन फी क्या माने, सब्सक्रिप्शन को कैसे हैंडल करें, लाइफ मेंबरशिप फी। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको एनपीओ के अंदर ही सुनाई देंगे और कहीं पे सुनाई नहीं देंगे। और ये होता है यार, जैसे मान लो कोई बिजनेस है, वो जिसको सेल्स बोलता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उसी को फीस बोलता है। बात सेम है लेकिन टर्म्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, समझ गए। ओके, इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना भाई, इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैक ट्रांजैक्शन। ओके ठीक है, ये हम लोग बना लेंगे। लिमिटेशंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इक्विवेलेंट टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। चलो एक्रूअल प्रिंसिपल बनता है, हाँ जी मालूम है हमें। ओके अरे वाह, कितना बढ़िया, देखो मोतियों जैसे शब्द। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। भाई इस पे तो अलग से चर्चा बनती है, इस पे अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। ये इसको मैं अभी पेंडिंग डालता हूं, इस पे अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं मालूम कि भाई कंपनीज एक्ट किसको बोलते हैं, कंपनीज एक्ट, शेड्यूल उसके अंदर क्या है कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। तो सेक्शंस किसको बोलते हैं, सेक्शन 8 का मतलब क्या हुआ, तो इस पे अलग से चर्चा करेंगे। बेसिक वाले के लिए ये नहीं है। चलो बेसिक पहले वीडियो में ये नहीं रहता। ये फीचर्स, ये मजेदार चीज है, ये मजा आएगा पढ़ने में। इसके फीचर्स और इसके भी फीचर्स होंगे ना कहीं, या इसके फीचर्स बहुत ध्यान से पढ़ना, इसको तो मैं अभी के अभी मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दूं।
इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देते हैं हम लोग। और एक बात है जो मेरे जहन में आ रही है, पता नहीं क्यों ना साथ में ही वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। पता नहीं, देखते हैं जैसा भी रहता है, जो भी दिमाग में आएगा करा जाएगा। अभी इनकम इनकी क्या होती है भाई, हॉस्पिटल को कहाँ से इनकम आती है वगैरह वगैरह सारी चीजें देख लेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वाह वाह वाह, ये तो बताया नहीं भाई। अरे उसको छोड़ो, रिसीट और इनकम में क्या रिलेशन है, पेमेंट और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन है, ये समझाओ ना, ये समझने वाली चीज है। अच्छा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिजेंबल पीएल अकाउंट, क्या बात है। देखो, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी आपको गिवन क्या रहेगा जी, गिवन क्या रहेगा, रिसीट एंड पेमेंट, बनाना क्या रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक तो ये बन गया हमारा। दूसरा क्या बनेगा भाई, इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा करो तो दूसरा आपको मिलेगा बैलेंस शीट। नहीं रे, बैलेंस शीट तो अलग से बनेगा, जिसके अंदर कैपिटल नहीं होता, कैपिटल फंड होता है। तो खैर चलो, वो कहीं पे मिलेगा तो उसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। मगर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और एक क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, मैं ये भी लिख दूं यहां पे। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन होगा और आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये उल्टा क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा उल्टा पड़ता है, मगर आराम से चलोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, बैलेंस शीट हमने बना लिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, स्पेशल आइटम जैसे डोनेशन, एंट्रेंस एंड एडमिशन फी, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी, बड़े अच्छे टर्म है जी। ओके, डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फी, लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी तो हो गया, इंडोमेंट फंड डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स, सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स, ऑनरेरियम। अरे ऑनरेरियम बड़ा प्यारा शब्द है, ये बड़ा प्यारा शब्द है ऑनरेरियम। ठीक है, अच्छा, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, मजा आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अच्छा, और एक मजे की बात, मतलब कतई मजे की बात, The illustrations explained in this chapter comprises of clubs not registered under Companies Act 2013. Therefore, income and expenditure account and balance sheet are not prepared as per Schedule 3 of the Companies Act 2013. मतलब क्या बताऊं आपको, पेज नंबर 9.11, इसका रेफरेंस यहां ले लेते हैं, रेफर पेज नंबर 9.11। कहां था, एक खतरनाक चीज थी ना जिसको हमने पेंडिंग लगाया था, एक सेकेंड रुको, यस सर, इसको कर लीजिए, रेफर पेज नंबर 9.11 कि भाई नॉट रेलेवेंट फॉर अस, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। चीज बहुत बढ़िया है लेकिन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अगलों ने साफ साफ क्या बोल दिया, अगलों ने साफ साफ ये बोल दिया कि भाई आप आराम से चलो, आपको ज्यादा हुज्जत करने की जरूरत नहीं है। ओके, टीपीएल बनाना है जी, एसपीएल नहीं बनाना आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कमाल की चीज हो गई, कमाल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्या खतरनाक बातें हैं इस चैप्टर में। एक दो क्वेश्चंस आगे आपको मिलेंगे जिसमें उल्टी कहानी चलेगी, है ना, तो वो क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे जब मिलेगा तो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ओके, कोई खास बात नहीं है। डोनेशन वगैरह वगैरह देख लेंगे। ग्रांट, इलिस्ट्रेशन देख लिया, ओके। तो मेरे ख्याल से यहां पर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे एक दो चीजें हमें जरूरत पड़ेगी जो हम 12th वाली बुक से भी रेफर करेंगे, और 12th वाले बच्चों को एक दो चीजों की जरूरत पड़ेगी जो वो यहां से रेफर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं। अगली भी एक दो क्लासेस होंगी जो जहां पे बेसिक चीजें आएंगी, मतलब मेरी बात को समझिए, जहां पे हम लोग एकदम बेसिक चीजें करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, वो वीडियोस दोनों के लिए क्या रहेंगे, सेम। लेकिन जहां से एकदम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, वहां पे अगर आप चाहें और अगर आप कहेंगे तो मैं दोनों वीडियोस को अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कैसे रखना है चीजों को। ओके, चलिए, स्टे सेफ, अच्छे से रहिए, स्टे होम
स्टे सेफ, ज़्यादा मत खाइए, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहिए, और याद रखिए मोबाइल पे गेम खेलने को एक्सरसाइज करना नहीं कहते। लो बैटरी, 10% बैटरी रिमेनिंग। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।